दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 मतलब M2 सब्जेक्ट का पढ़ाई कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको पेपर पैटर्न समझा के दूंगा, उसके बाद कौन सी यूनिट पहले पढ़ने हैं, कौन सी यूनिट बाद में पढ़ने, यूनिट वाइज कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा, और सबसे लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो सॉल्व करके आपको जाना है। दोस्तों, ये वीडियो जिसका पढ़ाई नहीं हुआ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ के रखा है और जो स्कोरिंग करना चाहता है 60+ लेके आना चाहता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। दोस्तों, पेपर पैटर्न शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो 70 मार्क का पेपर आपका होने वाला है उसमें पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मल्टीपल चॉइस बोले तो ऑब्जेक्टिव, 5 यूनिट के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 5 यूनिट के 5 क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो ये क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा। उसके बाद हर एक यूनिट के ऊपर आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिट 1 के ऊपर ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, यूनिट 2 के ऊपर ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, यूनिट 3 के ऊपर 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 के ऊपर 2 क्वेश्चन और यूनिट 5 के ऊपर 2 क्वेश्चन। कौन सा भी एक क्वेश्चन आपको वहां पे अटेंड करना है। दोस्तों, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, इसमें आपको 3 क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करने। एक तो ऊपर के 3, नहीं तो नीचे के 3, ऊपर के 3 नहीं तो नीचे के 3, और हर क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क का है। लेकिन यूनिट नंबर 3 जो है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन, उसमें 3 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन का वेटेज 6 मार्क्स रहेगा। मतलब 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपके 12 मार्क्स आपके वहां पे कंफर्म हो सकते हैं। तो यूनिट 1, 2 और 4, 5 का पैटर्न सेम है, सिर्फ यूनिट 3 में आपको 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, तो इसमें से 2 टॉपिक आपको कंपलसरी अटेंड करना है। एक तो है रिडक्शन फॉर्मूला और एक है डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। मतलब यूनिट नंबर 1 में आप रिडक्शन फॉर्मूला और डीओएस ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके दोनों टॉपिक के ऊपर आपको ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और नीचे भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो ये टॉपिक कंपलसरी हो गए, और एक जगह पे गामा आएगा और एक जगह पे बीटा आएगा। तो ओवरऑल रिडक्शन फॉर्मूला का 2 क्वेश्चन, डीओएस का 2 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन, और गामा और बीटा का एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 का पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। दोस्तों, यूनिट 2 में ऊपर 8 मार्क के लिए कर्व ट्रेसिंग रहेगा, तो 4 मार्क के लिए ज्योमेट्री रहेगा। मतलब 2 क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग के साथ, 1 क्वेश्चन स्फीयर का, और यहाँ पे 1 क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग के साथ 2 क्वेश्चन कोन और सिलेंडर के। तो ये ऊपर के 3 क्वेश्चन या नीचे के 3 क्वेश्चन आप लोग वहां पे अटेंड कर सकते हो। दोस्तों, ये नीचे का पार्ट आपको थोड़ा इजी जाएगा, कोन सिलेंडर के क्वेश्चन कम बनते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नीचे का पार्ट लो। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में जैसे कि मैंने बताया, एक यूनिट है जिसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 6-6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो ऊपर डबल ट्रिपल के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और नीचे एरिया सीजीएमआई के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ऊपर के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या नीचे के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यूनिट नंबर 4 में ऊपर 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का रहेगा, तो 1 क्वेश्चन लीनियर नॉन लीनियर का रहेगा। नीचे 2 क्वेश्चन लीनियर नॉन लीनियर के रहेंगे, तो 1 क्वेश्चन नॉन एग्जैक्ट का रहने वाला है। ये फॉर्मेट है। और यूनिट नंबर 5 में न्यूटन्स लॉ और ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी एक दूसरे के ऑप्शन में रहेंगे। अगर ऊपर न्यूटन्स लॉ आया तो नीचे ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी आएगा, या फिर ऊपर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी आया तो उधर नीचे न्यूटन्स लॉ आएगा। वैसे सेम रेक्टिलिनियर मोशन और हीट फ्लो एक दूसरे के ऑप्शन में रहेंगे। ऊपर रेक्टिलिनियर मोशन आया तो नीचे हीट फ्लो आएगा, और नीचे रेक्टिलिनियर मोशन आया तो ऊपर हीट फ्लो आएगा। और इलेक्ट्रिकल सर्किट टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी है। तो दोस्तों, अगर आपने पेपर पैटर्न देखा और पूरा सिलेबस अगर आपने देखा, तो मुझे लगता है ये पूरे सिलेबस में अगर आपने पढ़ाई यूनिट 1 से शुरू किया और पेपर लिखना भी यूनिट 1 से शुरू किया, तो आपको 101% आपको टाइम कम पड़ने वाला है। टाइम तो कम पड़ेगा, और दूसरा चीज आपका है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये जो 2 यूनिट्स है वो टाइम बहुत ज्यादा खा जाते हैं। खास करके ये स्फीयर कोन सिलेंडर वाला यूनिट और कर्व ट्रेसिंग वाला यूनिट, इसको लिखने में टाइम लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिट 1 यूनिट 2 को पढ़ते समय और लिखते समय लास्ट में लो। मतलब पढ़ाई करते समय आपको यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 लेना है, उसके बाद यूनिट 1 एंड 2 लेना है। तो दोस्तों, वेल बिगन इज हाफ डन। पढ़ाई करते समय और पेपर लिखते समय, दोनों समय आपको लास्ट के 2 यूनिट पहले लेने हैं, उसके बाद पहला और दूसरा यूनिट लेना है, और सबसे लास्ट में तीसरा यूनिट लेना है। जिसने यूनिट 3 पढ़ा है वो पहले 3, 4, 5 लेगा, बाद में फर्स्ट और सेकंड लेगा। और अगर आपने 3 पढ़ा नहीं है तो बेटर वे 3 को सबसे लास्ट में रखो, 4, 5, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
ऐसा पढ़ाई का सीक्वेंस आपने रखना चाहिए। अभी यूनिट वाइज सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, कौन से टॉपिक पहले करने चाहिए और कौन से टॉपिक बाद में करने चाहिए, और ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में 5, बाद में 1 और बाद में 2 और बाद में 3। तो मेरा सीक्वेंस समझाने का ये रहने वाला है। लेकिन उससे पहले यहां तक पेपर पैटर्न में कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों, अभी यूनिट 4 के ऊपर डिस्कस करते हैं। यूनिट 4 सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो यूनिट 4 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर मतलब बर्नौलीज, ऐसे 4 टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों, जिसने कुछ भी पढ़ा नहीं है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एग्जैक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लो और नॉन एग्जैक्ट के कम से कम ये 2 रूल कर लो। ये 2 रूल बहुत ईजी है। वैसे देखा जाए तो नॉन एग्जैक्ट में 5 रूल होते हैं, लेकिन जिसमें से 4 रूल जनरली पूछे जाते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन एग्जैक्ट के पहले 2 रूल के प्रॉब्लम इजी रहते हैं, तो ये आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म मतलब ब्रैकेट dx प्लस ब्रैकेट dy इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट। अब ये dx का जो कोएफिशिएंट होता है उसको m बोला जाता है, dy का जो कोएफिशिएंट होता है वो n बोला जाता है। तो दोस्तों, ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब बनेगा और नॉन एग्जैक्ट कब बनेगा, उसका कंडीशन क्या है? तो हमेशा याद रखो, ये जो m है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और ये जो n है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर इक्वल आया तो उसको एग्जैक्ट बोलते हैं। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस? डाबा m बाय डाबा y शुड बी इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी सारे टर्म्स रहेंगी, सारे टर्म्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और इस ब्रैकेट में जितने भी सारे टर्म्स रहेंगी वो सारे टर्म्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों का आंसर अगर इक्वल आया तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं आते हैं, मतलब इफ डाबा m बाय डाबा y इज नॉट इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x, उसको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखो। तो आपका पेपर में जो 2 क्वेश्चन आने वाला है एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का ऊपर नीचे, तो मेरे हिसाब से ये पहले वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट का होता है जनरली। तो आपको ब्रैकेट dx मतलब m दिखाई देगा, n दिखाई देगा, आप लोग क्या करेंगे, n का विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, n का विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। वो डेरिवेटिव इक्वल आया तो एग्जैक्ट है, और अगर डेरिवेटिव इक्वल आया तो आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एग्जैक्ट का सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला रहता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू कांस्टेंट। दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये m जो है वो पूरा लेना है, लेकिन ये n यहाँ के सारे टर्म्स यहाँ पे नहीं लेनी है, यहाँ के x की टर्म नहीं आएंगी, सिर्फ y की टर्म इसमें आने वाली है। तो फ्री फ्रॉम x, n इज फ्री फ्रॉम x मतलब x का टर्म मत उठाओ, सिर्फ y का टर्म उठाओ, इसका ये मीनिंग होता है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका आंसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन जनरली पहला होता है। अगर डेरिवेटिव इक्वल आया तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट का है, और डेरिवेटिव इक्वल आया तो इस फॉर्मूले से आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एक 6-7 प्रॉब्लम इसका प्रैक्टिस कर लो, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कवर हो जाएगा। अभी नॉन एग्जैक्ट में रूल 1 क्या होता है, रूल 2 क्या होता है, रूल 3 क्या होता है, रूल 4 क्या होता है, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। दोस्तों, रूल 1 रूल 2 का प्रॉब्लम जनरली यहाँ पे आता है। रूल 1 मतलब होमोजीनियस डिग्री वाला क्वेश्चन, जिसमें डिग्री सारे टर्म्स का डिग्री अगर सेम रहेगा तो उसको रूल 1 का प्रॉब्लम बोलते हैं। रूल 2 मतलब का y ब्रैकेट dx प्लस x ब्रैकेट dy, y ब्रैकेट dx प्लस x ब्रैकेट dy का क्वेश्चन रूल 2 का होता है। और रूल 3 रूल 4 के लिए एक कंडीशन रहता है, वो सेटिस्फाई अगर हुआ तो रूल 3 रूल 4 का प्रॉब्लम कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये एग्जैक्ट तो आप करना ही चाहिए, लेकिन नॉन एग्जैक्ट के 4 रूल भी करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक्स 11th आवर पे होते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक 11th आवर पे क्यों होते हैं, इसका रीजन सुनो। इसका रीजन ये है कि इसमें इंटीग्रेशन में बहुत कम फॉर्मूला यूज होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में बहुत कम फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन ये जो नीचे के टॉपिक से लीनियर और नॉन लीनियर, ये पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पूरा आना चाहिए। तो अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं किया होगा तो बेटर है आप एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट के इस 2 क्वेश्चन के लिए वहां पे जाओ, मतलब आपका 8 मार्क का वहां पे आराम से अटेम्प्ट होने वाला है। तो दोस्तों, एग्जैक्ट मतलब ये m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होगा तो एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट हो तो आपको रूल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया तो वहां पे आइडेंटिफाई करो रूल कौन सा है, हर एक रूल के एक कंडीशन है वो याद रखो, और उस रूल के हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगा के आपको उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मुझे लगता है आपने इसका प्रैक्टिस करना चाहिए।
दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या और नॉन लीनियर मतलब क्या। दोस्तों अगर y के साथ dy बाय dx का टर्म आया, y के साथ dy बाय dx का टर्म आया और राइट हैंड साइड में x का टर्म होगा तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट p होता है और जनरली इस राइट हैंड साइड को q बोलते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा अगर उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव रहेगा तो वो इक्वेशन लीनियर बनेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या, ध्यान से सुनो। यहाँ पे डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं चलेगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। राइट हैंड साइड में सिर्फ किसका टर्म चाहिए, x का टर्म चाहिए। तो दोस्तों इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको एक क्वेश्चन वहां पे इस फॉर्मेट में दिख गया तो आपको वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला e रेज़ टू इंटीग्रल ऑफ p dx, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन का फॉर्मूला रटना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अभी नॉन लीनियर का मीनिंग क्या है। दोस्तों नॉन लीनियर के क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 चाहिए लेकिन वो 1 नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म होता है। और यहाँ पे सिर्फ x का टर्म चाहिए तो यहाँ पे y का भी टर्म आ जाता है। तो अगर यहाँ पे y का टर्म आए तो उस टर्म से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके वो क्वेश्चन नॉन लीनियर का लीनियर में कन्वर्ट होता है। या फिर यहाँ पे जो टर्म रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन y है तो यहाँ पे cos y dy बाई dx मिलेगा, यहाँ पे sec y है तो यहाँ पे sec y tan y dy बाई dx मिलेगा। तो यहाँ पे जो टर्म रहेगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे एडजस्ट होगा, तो उस टर्म को आपको t मानेंगे और उसको नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये लीनियर नॉन लीनियर वाला टॉपिक जो है वो इजी है, लेकिन किसके लिए इजी है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये तीनों टॉपिक अच्छे से आते होंगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का कांसेप्ट क्लियर होगा तो आप 100% ये टॉपिक के लिए जाओ, क्योंकि मुझे लगता है ये नॉन लीनियर का क्वेश्चन ही यहाँ पे आने वाले हैं। 100% यहाँ पे नॉन लीनियर का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे भी नॉन लीनियर का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे भी चांसेस जो है वो नॉन लीनियर के ज्यादा है। तो नॉन लीनियर का टॉपिक आप 100% प्रिपेयर करो, क्योंकि उसके क्वेश्चन 8 से 10-12 क्वेश्चन सिर्फ इसके बनते हैं, उसमें से ही आएंगे, लेकिन आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है तो ही आप लोग कर पाएंगे, अदरवाइज तो मैंने आपको बोला है ये आप 100% एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट से 7-8 प्रॉब्लम, एग्जैक्ट का 7-8 प्रॉब्लम और ये 4 रूल का 8-10 प्रॉब्लम, इतना भी कर लिया आपने ऊपर के ऊपर तो भी आपका काम हो जाएगा, आपका पेपर वहां पे अटेम्प्ट होने वाला है। तो दोस्तों यूनिट 4 में आपको पढ़ाई करते समय एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट और उसके बाद लीनियर नॉन लीनियर यही फॉर्मेट रखना पड़ेगा। तो यूनिट 4 के क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं और कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है वो समझ में आ रहा है क्या, देखो दोस्तों अभी यूनिट 5 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यूनिट 5 में अगर आपने पेपर पैटर्न ध्यान से देखा तो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन कंपलसरी दिखेगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के टॉपिक आपको 100% करना ही पड़ेगा। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के ऑप्शन में न्यूटन्स लॉ दिखाई देगा और रेक्टेंगुलर मोशन के ऑप्शन में हीट फ्लो दिखाई देगा। तो ये जो 5-6 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, इसका पढ़ाई कैसे करना चाहिए। दोस्तों एक चीज याद रखो, आपने पढ़ते समय न्यूटन्स लॉ और हीट फ्लो ये 2 टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ और हीट फ्लो दोनों का इक्वेशन का एक फॉर्मूला है। न्यूटन्स लॉ के लिए फॉर्मूला, हीट फ्लो के लिए फॉर्मूला, आप लोग याद रखो, उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, एक साइड पे एक वेरिएबल का टर्म, दूसरे साइड पे दूसरे वेरिएबल का टर्म, उसको वेरिएबल सेपरेबल में लेके आने के बाद उसका 2 बार इंटीग्रेशन लेना है। तो सिंपल दोनों कंसेप्ट जो है उसमें फॉर्मूला अलग है लेकिन उसका प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर क्या है, फॉर्मूले को वेरिएबल सेपरेबल में लेके आओ और उसका 2 बार इंटीग्रेशन लो। तो दोनों का प्रोसीजर सेम होने के कारण ये 2 टॉपिक आपने सबसे पहले पढ़ने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और मुझे लगता है दोनों टॉपिक आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिख जाएंगे, तो आपके जल्दी 8 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। दोस्तों खाली इसमें एक ही दिक्कत है कि इसमें न्यूटन्स लॉ और हीट फ्लो
दोनों में आपको यहाँ पे टेम्परेचर पूछा जाता है, इसमें टाइम भी पूछते हैं और इसमें हीट भी पूछते हैं। तो इसका जो नोटेशन है टेम्परेचर का, उसमें बहुत सारे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन मत होने दो। हमने जो क्लास में पढ़ा है इसमें टेम्परेचर को यहाँ पे थीटा बोला था, इसमें यहाँ पे टेम्परेचर को टी बोला है। तो दोस्तों न्यूटन्स लॉ में एक तो टेम्परेचर पूछते नहीं तो टाइम पूछते, हीट लॉ में एक तो हीट पूछते नहीं तो टेम्परेचर पूछते। उनको कुछ भी पूछने दो, प्रोसीजर एक ही है, फॉर्मूले को वेरिएबल सेपरेबल में लेके आओ, उसका इंटीग्रेशन लो। इसमें भी 2 बार इंटीग्रेशन लेना है, इसमें भी 2 बार इंटीग्रेशन लेना है। एक बार आप अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है न्यूटन्स लॉ और हीट लॉ आपने सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट आप पढ़ो। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 पार्ट्स है, एक रेजिस्टर इंडक्टर और एक रेजिस्टर कैपेसिटर। तो इसके 3 प्रॉब्लम और इसके 2 प्रॉब्लम सफिशिएंट है। अगर 5-6 प्रॉब्लम भी आपने प्रिपेयर कर ली तो मुझे लगता है आपको वहां पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल के रखता हूँ, हाफ ऑफ मैक्सिमम, 50% ऑफ मैक्सिमम, 90% ऑफ मैक्सिमम, 60% ऑफ मैक्सिमम का करंट जब रहने वाला है तब का टाइम वो पूछता है। मतलब आपका करंट जब मैक्सिमम रहेगा उसके 50% क्या टाइम था, उसके 60% क्या टाइम था, वो क्वेश्चन इसमें आने ही वाला है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो आरएल के 3-4 क्वेश्चन, आरसी के 2-3 क्वेश्चन सफिशिएंट है। मिनिमम इस टॉपिक के आपने 5 क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। न्यूटन्स लॉ के 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है, हीट लॉ के 3-4 क्वेश्चन सफिशिएंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के 5-6 क्वेश्चन सफिशिएंट है। दोस्तों अगर आपने इस सीक्वेंस में पढ़ाई किया, मैं जो बोल रहा हूँ उस सीक्वेंस में पढ़ाई किया, तो मुझे लगता है आपके 3 टॉपिक में ही यहाँ पे 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। 100% आप ये 3 टॉपिक में यहाँ पे 12 मार्क्स ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इधर न्यूटन्स लॉ की जगह पे ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी आएगा। तो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी टॉपिक बहुत इजी है, सबसे इजी टॉपिक ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी है। इसमें 2 पार्ट्स है, कार्टेशियन सिस्टम और पोलर सिस्टम। इसमें dy बाय dx के रिप्लेस करना पड़ता है माइनस dx बाय dy के साथ वेरिएबल सेपरेबल, और इसमें dr बाय d थीटा को रिप्लेस करना पड़ता है माइनस r स्क्वायर d थीटा बाय dr के साथ, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल। तो इसका प्रोसीजर बहुत इजी है, रिप्लेसमेंट को याद रखो, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल लेके आओ और उसका इंटीग्रेशन लो। इसमें dy बाय dx की जगह पे माइनस dx बाय dy, इसमें dr बाय d थीटा की जगह पे माइनस r स्क्वायर d थीटा बाय dr। तो एक बार अगर आपने इसका प्रोसीजर देख लिया, ये टॉपिक आपको इजी लग जाएगा। तो कोशिश करो पहले 3 टॉपिक खत्म करो, इसके साथ ये देख लो, आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 वहां पे मिल जाएगा, आपके 12 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। और दोस्तों सबसे लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके अलग अलग टाइप के अलग अलग सम्स आते हैं। डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल इसमें यूज करना पड़ता है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप ये टॉपिक पढ़ो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। मुझे लगता है आपने पहले 3 टॉपिक भी पढ़ लिए, तो यहाँ पे आपको ये 3 टॉपिक वहां पे दिख जाएंगे। आप सेपर साइड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी पढ़ के रखो। अगर यहाँ पे न्यूटन्स लॉ नहीं आया तो ऑर्थोगोनल के साथ आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट और हीट फ्लो मिल जाएगा। तो ये 3-4 टॉपिक में आपके 12 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस टॉपिक के मिनिमम इतने सारे क्वेश्चन आपको वहां पे करने पड़ेंगे। तो यूनिट नंबर 5 का पढ़ाई कैसे करना है वो समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों भी यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन पेपर में होते हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। इस दोनों क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन होता है वो रिडक्शन फार्मूला का होता है, और तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो डीवाइस का होता है। मतलब रिडक्शन फार्मूला का क्वेश्चन आपको वहां पे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा कंपलसरी, डीवाइस का क्वेश्चन भी वहां पे कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और उसके अंदर वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो एक तो गामा का रहेगा या बीटा का रहेगा। ये ऊपर हो सकता है, बीटा ऊपर हो सकता है, गामा नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली गामा इधर होता है और बीटा इधर होता है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि रिडक्शन फार्मूला और डीवाइस आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अभी सभी बच्चे क्या करते हैं, इस यूनिट में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, एक गामा फंक्शन और एक बीटा फंक्शन। दोस्तों अगर आपने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ लिए गामा बीटा, तो ऑलरेडी वो 2 टॉपिक ऑप्शन में आ रहे हैं, गामा के ऑप्शन में बीटा आ रहा है, तो आपके सिर्फ 4 मार्क्स फिक्स होंगे। इसलिए दोस्तों आपको रिडक्शन फार्मूला और डीवाइस चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे। एज कंपेयर टू रिडक्शन डीवाइस थोड़ा इजी है, लेकिन अगर आपने डीवाइस को अच्छे से पढ़ा और रिडक्शन फार्मूला का ऊपर के ऊपर से भी पढ़ा, सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए, तो मुझे लगता है आपको ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन नीचे का तो आ जाएगा। तो नीचे का क्वेश्चन के साथ डीवाइस ले लो, या हो सकता है नीचे का क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ऊपर का क्वेश्चन आ रहा है, तो ऊपर का क्वेश्चन के साथ डीवाइस वाला क्वेश्चन ले लो, तो आपके 12 के 12 मार्क्स फिक्स हो सकते हैं। तो दोस्तों रिडक्शन फार्मूला चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट क्यों जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर बाय पार्ट्स वाला रूल किसी को आता नहीं है। तो दोस्तों बाय पार्ट्स वाला रूल पहले एक बार देख लो,
ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं आपको इसके 5-5 6-6 सम्स बता देता हूं, वो 5-5 6-6 सम्स आप रट के जाओ, आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर दो टाइप है, एक है बेसिक इंटरवल वाला टाइप मतलब बेसिक रेंज वाला टाइप, और दूसरा है रिलेशन वाला टाइप। अभी बेसिक इंटरवल बेसिक रेंज वाला टाइप मतलब क्या, तो 3 इंटरवल आपको पढ़ने हैं, एक है 0 to π/2 का इंटरवल, एक है 0 to π का इंटरवल और एक है 0 to 2π का इंटरवल, इसको रेंज भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको एमसीक्यू में सम आने वाला है, मुझे नहीं लगता इसका क्वेश्चन थ्योरी में आएगा, तो इसका थ्योरी में क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, लेकिन 90% चांस टाइप 2 का यहाँ पे आने वाला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वो टाइप 2 का क्वेश्चन रहने वाला है। और यहाँ पे टाइप 2 का क्वेश्चन कौन सा आने वाला है और टाइप 1 का क्वेश्चन अगर आया तो कौन सा आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। टाइप 1 में जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो x का टर्म, साइन का टर्म और कॉस का टर्म, मतलब पॉलिनोमियल x का टर्म, साइन का टर्म और कॉस का टर्म, ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने का मिलेगा। यहाँ पे साइन का पावर 6, 7 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5, 6, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो x इंटू साइन x रेस टू 7 कॉस x रेस टू 9 dx, और यहाँ पे लिमिट दिया जाएगा 0 to π। तो खाली ये एक सम भी कर लिया और बेसिक छोटे छोटे 2-2 मार्क के सम भी आपने कर लिए, तो मुझे लगता है आपको टाइप 1 आपका वहां पे होने वाला है। तो बेसिक वाला टाइप का ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि चांसेस इसका सम आने का चांसेस कम होता है। अगर आया तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कौन सा आने वाला है, x इंटू साइन x इंटू कॉस x dx, लिमिट रनिंग फ्रॉम 0 to π। यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है, साइन और कॉस का पावर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अभी रिलेशन वाला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन के अंदर एक तो tan का टर्म होता है, या फिर cot का टर्म होता है, या फिर sec का टर्म होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x cot x sec x, या फिर इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ sin x आएगा या cos x आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर x रेस टू sin x नहीं तो x रेस n cos x, या फिर इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू sin x रेस टू n। तो दोस्तों आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा या क्लास का नोटबुक होगा, अपने क्लास का नोटबुक, तो आपके टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में आपको ये 6 सम्स देखने को मिल जाएंगे। वो जो 6 सम्स है, tan का टर्म, cot का टर्म, sec का टर्म, sin x रेस टू n sin x इंटू sin x रेस टू n, हो सकता है यहाँ पे sin की जगह पे क्या हो जाए, cos हो जाए। तो दोस्तों ये प्रोसीजर जैसे sin के लिए वैसे ही cos के लिए, तो इसको गिनो मत। तो ये 3 और ये 3 टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। अगर ये 6 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए तो आई एम वेरी डैम श्योर ये जो 6 क्वेश्चंस है वो आपको गारंटेड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है रिडक्शन फार्मूला का जो टाइप 2 का क्वेश्चन रहता है वो 90% चांस उसका ही रहता है, हार्डली 9 to 10% चांस बेसिक वाला क्वेश्चन का आने का रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप 2 का रहेगा। और जो टाइप 2 का मैं 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो ये जो 6 क्वेश्चन टाइप 2 के है वो अच्छे से पढ़ के जाओ। हो सकता है यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस आ जाए, लेकिन प्रोसीजर तो सेम ही है। ये 5-6 सम्स भी आपने प्रिपेयर कर लिए दोस्तों, तो आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। मानता हूं कि ये जो आगे वाले सम्स है इसका इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन दोस्तों अगर कोई चीज अगर आने वाली होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा 2-3 स्टेप रट लो, लेकिन इस प्रॉब्लम के कर दो। और इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है, इसमें आंसर क्या लाना है वो भी दिया रहता है, शो दैट LHS इक्वल टू RHS आपको दिखाना पड़ता है। तो अगर आपको आंसर दिया हुआ रहेगा तो आपको और आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 6 क्वेश्चन जो है टाइप 2 के वो करके जाओ, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों पे डीवाइस के अंदर 2 टाइप है। पहला टाइप है लिमिट के अंदर कांस्टेंट होगा, दूसरा टाइप है लिमिट के अंदर पैरामीटर होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं उल्टा बोलूंगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा डीवाइस का वो टाइप 2 का नहीं रहेगा, यहाँ पे वो क्वेश्चन टाइप 1 का रहेगा। तो मेरे हिसाब से डीवाइस का जो टाइप 1 का क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिख जाएगा, और रिडक्शन का टाइप 2 का क्वेश्चन वहां पे दिख जाएगा। तो रिडक्शन का टाइप 1 का जो क्वेश्चन है वो आपको लेटेस्ट जो पेपर्स हुए SPPU के उसमें 5-6 क्वेश्चन दिख जाएंगे। वो 5-6 क्वेश्चन भी आपने कर लिए, आई एम वेरी डैम श्योर इधर वाला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो टाइप 1 का ही रहने वाला है। टाइप 2 का आने का चांस कम है, लेकिन कर लो, क्योंकि इसके 1-2 ही सम है जो आ सकते। तो इसके 2 सम है सिर्फ, वो कर लो। मैंने क्लास में पढ़ा है या टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। लिमिट कंटेंट पैरामीटर मतलब लेबनीज रूल का क्वेश्चन है,
और दोस्तों अगर ये टाइप 2 अगर आपने कर लिया लिमिट कंटेंट पैरामीटर, तो आपका एरर फंक्शन चैप्टर भी ऑटोमेटिकली होने वाला है, क्योंकि लिमिट कंटेंट पैरामीटर में लेबनिज रूल लगता है और वही लेबनिज रूल एरर फंक्शन में यूज होता है। तो मुझे लगता है आपने यहाँ पे टाइप 1 नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें टाइप 2 नहीं छोड़ना चाहिए। इसका चांस आने का चांस 90% है, इसका आने का चांस 10% है। तो दोस्तों रिडक्शन और डीएस आप चैप्टर पक्का करके जाओ, क्योंकि ये 6 और 6 12 क्वेश्चन में मुझे लगता है ऊपर या नीचे आपके 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। रिडक्शन और डीवीएस के बाद आप 100% गामा बीटा फंक्शन करेंगे। गामा फंक्शन के अंदर 3 टाइप है, बीटा फंक्शन के अंदर भी 3 टाइप है। वो तीनों टाइप के आपको पहला टाइप जो रहता है गामा और बीटा का, उसके ज्यादा सम सॉल्व करने हैं। टाइप 2 और टाइप 3 के सम्स थोड़ा कम सॉल्व करने हैं, क्योंकि गामा और बीटा का जनरली यहाँ पे टाइप 1 का क्वेश्चन आता है, लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 भी बहुत ईजी है, उसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर लो। मुझे पक्का यकीन है कि आपने गामा बीटा फंक्शन पहले प्रिपेयर किए होंगे, क्योंकि वो चैप्टर ईजी है। ज्यादा मत सॉल्व करो, 8 से 10 एग्जाम्पल आपने किया तो भी चलेगा, आप प्रैक्टिस इसका ज्यादा करो। मैं बताऊंगा टाइप 2 और डीओएस का टाइप 1, इसका प्रैक्टिस ज्यादा करो। और इसके बाद एरर फंक्शन के 3-4 क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एरर फंक्शन आपको दिख जाए। इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आने का चांस ज्यादा है दोस्तों, तो इसको आप प्रिपेयर करके रखना। एरर फंक्शन पूरा ऑप्शन में मत छोड़ो, एमसीक्यू भी एरर फंक्शन का एमसीक्यू भी पेपर में आ सकता है। तो ओवरऑल यूनिट 1 का अगर पेपर फॉर्मेट देखा तो मुझे लगता है रिडक्शन फॉर्मूला का 5-6 सम्स और डीओएस का 5-6 सम्स आपने पहले प्रिपेयर करना चाहिए। आपको यहाँ पे ऊपर या नीचे वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो रिडक्शन फॉर्मूले के तो 6 सम कौन से करने मैंने पहले बता दिया। डीओएस के आपको पेपर में मिल जाएंगे या हमारे क्लास के नोटबुक में भी है, वो क्वेश्चन कर लो, 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। उसके साथ गामा बीटा कर लिया तो 12 मार्क्स भी श्योर हो सकते हैं। तो यूनिट 1 का पढ़ाई कैसे करना है वो समझ में आ रहा है। दोस्तों भी यूनिट 2 के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिट 2 में 2 पार्ट्स है, एक है कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट और दूसरा है ज्योमेट्री वाला पार्ट। तो दोस्तों इसके 2 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग का आता है और एक क्वेश्चन स्फीयर का आता है। नीचे एक क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग का मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन कोन और सिलेंडर के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये यूनिट पढ़ने में टाइम लगता है, पढ़ने में भी टाइम लगता है, सॉल्व करने में भी टाइम लगता है, और इतना टाइम स्पेयर करने के बाद बहुत लोगों का इसका फाइनल आंसर गलत भी आता है। तो दोस्तों मैं वीडियो के शुरू में मैंने पहले बताया था, वापस रिपीट करूंगा, आपको इस यूनिट को पहले 1 घंटे में नहीं लेना है। अगर आपने इस यूनिट को पहले 1 घंटे में ले लिया तो ये यूनिट आपका टाइम खा जाएगा। टाइम तो खा ही जाएगा, लेकिन हो सकता है आपके इसके फाइनल आंसर भी गलत हो जाए, आपको पूरे नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो ट्राई करो इस यूनिट को थोड़ा बाद में लो। अभी इस यूनिट को पढ़ना होगा तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों आपने कोन और सिलेंडर ये टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए। कोन में 2 टाइप है, टाइप 1 सेमी वर्टिकल एंगल गिवन, टाइप 2 सेमी वर्टिकल एंगल इज नॉट गिवन। दोस्तों कोन का प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये फॉर्मूला यूज होता है, cos अल्फा इक्वल टू a1a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दोस्तों a1 b1 c1 वो एक्सिस के डीआरएस होते हैं और a2 b2 c2 ये जनरेटर लाइन के डीआरएस होते हैं। तो यहाँ पे अगर सेमी वर्टिकल एंगल दिया होगा तो ये फॉर्मूला एक ही बार यूज होगा, अगर सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया होगा तो ये फॉर्मूला 2 बार यूज होगा, एक बार एंगल निकालने के लिए और एक बार इक्वेशन निकालने के लिए। तो अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया, एक कंसेप्ट क्लियर कर लिया और दोनों टाइप के 4-5 भी सम्स कर लिए, तो मुझे लगता है आप लोग कोन चैप्टर आराम से कर लेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो कोन का चैप्टर आप पहले प्रिपेयर करो। उसके बाद आप जाएंगे सिलेंडर की तरफ। दोस्तों सिलेंडर में गिन चुन के 2-3 सम्स है, वही सम बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। तो दोस्तों इसमें पाइथागोरस थ्योरम का कांसेप्ट यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है। तो मुझे लगता है आपने सिलेंडर चैप्टर करना चाहिए, इसके 2-3 सम भी कर लिया वो सफिशिएंट है, आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कोन और सिलेंडर के 7-8 सम भी कर लिए तो आपको यहाँ पे 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों इस यूनिट को पढ़ते समय आप लोग कोन सिलेंडर को पहले खत्म करो। कोन सिलेंडर खत्म होने के बाद तुरंत आप स्फीयर भी खत्म कर दो। स्फीयर के मैं आपको 2-3 टाइप बता देता हूँ जो पेपर में आएंगे। पहला टाइप, 2 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, शो दैट 2 स्फीयर टचेस ईच अदर एंड फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्रूव दैट स्फीयर टचेस द प्लेन एंड फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मुझे लगता है पेपर में गारंटेड ये
और ये दोनों टाइप में से ही एक टाइप यहाँ पे रहेगा। आई विल रिपीट, दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं या स्फीयर प्लेन को टच कर रहा है, ये दो टाइप में से एक टाइप जनरली रहता है। या फिर स्फीयर के अंदर से कौन जा रहा है, प्लेन जा रहा है, वो एक टाइप कर लो। जब स्फीयर के अंदर से प्लेन जाता है तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, सर्कल फॉर्म होता है, वो टाइप कर लेना। और ऑर्थोगोनल कंडीशन का एक स्फीयर है, दो स्फीयर जब एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होते हैं तब 2u1u2 + 2v1u2 + 2w1w2 = d1 + d2, ये प्रॉब्लम वहां पे आ सकता है। तो ये तीन चार सम्स भी आपने कर लिए तो मुझे लगता है आपके यहाँ पे मार्क्स फिक्स हो सकते हैं। तो दोस्तों कौन सेंटर खत्म होने के बाद स्फीयर के 3-4 सम्स कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद मुझे लगता है आपने रोज कर करना चाहिए। दोस्तों रोज कर किसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है उसको रोज कर का क्वेश्चन बोलते हैं। कौन सा फॉर्मेट, r = a cos n थीटा और r = a sin n थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे n की जगह पे एक तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। तो इसका क्वेश्चन पेपर में कौन सा आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा नहीं तो यहाँ पे आएगा, वो फिक्स है 100%। है दोनों में से ही एक क्वेश्चन आएगा, n की जगह पे 2 या 3 ऐसा कुछ तो रहने वाला है, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में आने का चांस ज्यादा है। तो मुझे लगता है आपने रोज कर प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद पोलर कर आपको करना है। पोलर कर जनरली कार्डियोड का क्वेश्चन आता है। कार्डियोड मतलब हार्ट शेप का क्वेश्चन, r = a 1 ± sin थीटा और r = a 1 ± cos थीटा। तो ये 4 क्वेश्चन, एक प्लस और माइनस पकड़ के आपके 2 और 2 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन कर लो। और एक क्वेश्चन है r² = a² cos थीटा, इसका शेप डंबल जैसा होता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो मुझे लगता है पोलर कर आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों कर ट्रेसिंग प्रिपेयर करते समय आप रोज करो, पोलर कर को पहले कर दो, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक भी इजी है, इसको टाइम नहीं लगता है, तो ये टॉपिक पहले कर लो। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, आप कार्टेशियन करेंगे। इसके आपको थोड़ा ज्यादा सम्स करने पड़ेंगे, 7-8 सम्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसका रूल्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिमेट्री, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने के बाद ये टॉपिक होगा। तो दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ाई और पेपर का स्टार्ट कार्टेशियन कर से करते हैं और वो आपको आता नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो ही आप इसका पढ़ाई का शुरुआत कार्टेशियन कर से करेंगे, अदरवाइज पहले रोज पोलर कर लो, बाद में कार्टेशियन करो। तो मुझे लगता है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपने कौन सिलेंडर को स्फीयर को पहले रखना चाहिए, कर्व रेसिंग में रोज पोलर को पहले रखना चाहिए, बाद में कार्टेशियन को रखना चाहिए। और एक टॉपिक है पैरामेट्रिक कर्व, लेकिन उसका आने का चांस कम रहता है, उसका आया तो MCQ आएगा। तो यूनिट 2 का पढ़ाई कैसे करना है वो समझ में आ रहा है क्या। देखो दोस्तों अभी यूनिट 3 के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिट 3 में ऊपर भी 2 क्वेश्चन आते हैं और नीचे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी यूनिट में और इस यूनिट में क्या फर्क है, बाकी यूनिट में आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे थे, इसमें 2 क्वेश्चन मिल रहे। बाकी यूनिट में 4-4 मार्क का वेटेज था, इस यूनिट में 6-6 मार्क का वेटेज रहने का चांसेस ज्यादा है। ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है वो डबल और ट्रिपल के हैं और नीचे के जो 2 क्वेश्चन है वो एरिया CGMI के हैं। दोस्तों इसका पढ़ाई का प्लान क्या रहना चाहिए, मुझे लगता है सबसे पहले आपको डबल ही पढ़ना पड़ेगा। डबल इंटीग्रेशन में 4 टाइप से, पहला टाइप है डायरेक्ट इक्वेशन, दूसरा टाइप से लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड बट ROI इज गिवन, तीसरा है चेंज द ऑर्डर और लास्ट वन कार्टेशियन टू पोलर। तो ये जो नीचे के जो 3 टाइप से उसमें से ही एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। जनरली डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन MCQ में आता है। तो ये नीचे के 3 टाइप का कंसेप्ट क्लियर कर लो, इसके 3 सम भी कर लिए तो मुझे लगता है इधर को आप जो क्वेश्चन रहेगा वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों डबल इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आपको ट्रिपल नहीं लेना है। पढ़ते समय डबल खत्म करने के बाद तुरंत आप एरिया CGMI खत्म कर दो। इसके पीछे का रीजन सुनो, जो आप चीज डबल में कर रहे, जो प्रोसीजर डबल इंटीग्रेशन में कर रहे, वो सेम प्रोसीजर एरिया CGMI में, मगर मतलब अगर आपने इसका कंसेप्ट क्लियर किया होगा तो आप लोग एरिया CGMI के प्रॉब्लम 101% कर लोगे। तो एरिया CGMI में भी 2 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, उसमें होता है कार्टेशियन सिस्टम का प्रॉब्लम और एक होता है पोलर सिस्टम का प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसमें से भी कार्टेशियन सिस्टम का जो प्रॉब्लम होता है खास करके एरिया और CG का, वो बहुत ईजी होता है। वो प्रॉब्लम कौन सा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन, उसमें आपको स्ट्रिप लेना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल और डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। खाली आपको इसको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको डबल इंटीग्रेशन का कांसेप्ट क्लियर होगा तो एक कार्टेशियन का क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन रहता है वो। और आर थीटा का क्वेश्चन मतलब पोलर का क्वेश्चन, पोलर का क्वेश्चन के लिए आपको पोलर कर्व ड्रॉ करने का आना चाहिए। तो पोलर कर्व के कांसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप ये क्वेश्चन भी कर देंगे। खाली आपको स्ट्रिप कैसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप कैसे लेते हैं, उसका कांसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो कार्टेशियन सिस्टम का
क्वेश्चन अगर यहाँ पे आपको मिलता है पेपर में तो आप 100% सॉल्व करो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, वो लास्ट मोमेंट पे भी आपका हो सकता है। तो मुझे लगता है यूनिट 3 में आपको प्लान बनाते समय ऐसा प्लान करना चाहिए कि इसके खाली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और आपका फोकस अपने एरिया सीजीएमआई के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी कम बनते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आते हैं, और जनरली आपका लक अच्छा रहेगा तो कार्टेशियन का क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा, या फिर पोलर का भी मिला तो इजी रहता है। सिर्फ आपको पोलर को ड्रॉ करने को आना चाहिए और स्ट्रिप लेने को आना चाहिए। डबल इंटीग्रेशन लेते समय स्ट्रिप कैसे लिया जाता है वो पता रहना चाहिए। तो दोस्तों डबल का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप एरिया सीजीएमआई के ऊपर फोकस करेंगे और सबसे लास्ट में ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे। अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन में 4 टाइप से, फिर भी मैं इसके आपको सिलेक्टेड प्रॉब्लम बोल के रखता हूँ। एक तो प्रॉब्लम टेट्राहेड्रॉन का जो बहुत पेपर में आ चुका है, टेट्राहेड्रॉन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये 3 टॉपिक के प्रॉब्लम पक्का करना है। उसके साथ इलिप्सॉइड और पॉजिटिव आप लोग पढ़ेंगे, और वॉल्यूम में 3 प्रॉब्लम पक्का करके जाना। वो 3 प्रॉब्लम कौन से, ध्यान से सुनो। एक है पैराबोलॉइड और प्लेन का इक्वेशन, एक है कोन और प्लेन का इक्वेशन, और एक है सिलेंडर और प्लेन का इक्वेशन। आई विल रिपीट, पैराबोलॉइड और प्लेन, सिलेंडर और प्लेन, एंड कोन एंड प्लेन। इन 3 प्रॉब्लम के कॉम्बिनेशन में वॉल्यूम का क्वेश्चन आता है। वो 3 क्वेश्चन और ये 2-3 क्वेश्चन, ये 6-7 क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो मुझे लगता है यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो उसमें से ही रहेगा। तो यूनिट 3 में आपने डबल के कंसेप्ट क्लियर करके आपने एरिया सीजीएमआई के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ये प्लान आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यूनिट 4 के क्वेश्चन पढ़े, देखे, यूनिट 4 में कौन से टॉपिक देखने, यूनिट 5 में कौन से टॉपिक देखे, उसके बारे में डिस्कशन किया। 4th 5th के बाद मैंने आपको यूनिट 1 यूनिट 2 बताया क्या करना है, और अभी मैंने यूनिट 3 बताया। तो दोस्तों अगर आपको यूनिट 3 इजी लगता होगा, अगर आपने प्रिपेयर किया होगा, तो सबसे पहले यूनिट 3 लो, 3, 4, 5 पहले अटेम्प्ट करो और उसके बाद 1 और 2 यूनिट रखो। तो ये सीक्वेंस आपने फॉलो करना चाहिए, मतलब आपको टाइम भी मिलेगा और आपको जल्दी 1 घंटे में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा M2 निकल रहा है। अगर आपने फर्स्ट 2 यूनिट्स पहले लिए तो हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस बहुत लेट आएगा, लेकिन यूनिट 4 और यूनिट 5 अगर पहले ले लिया तो आपको जल्दी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा M2 निकल रहा है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार पढ़ाई किया तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के एंड में अभी आपको 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आप कम से कम एक पेपर टाइम लगा के घर पे सॉल्व करो, आपको पक्का हेल्प होगा। उस 2 पेपर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने ये सब M2 का पढ़ाई करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो हम लोग आज यहाँ पे रुकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।